टीचिंग एप्टीट्यूड यानी पढ़ाने की कला और विज्ञान। आज हम इसी दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो शिक्षण की प्रकृति से लेकर उसके पीछे के मनोविज्ञान तक, मतलब हर पहलू को खंगालते हैं। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये वो सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि एक क्लासरूम कामयाब होगा या नहीं। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद है शिक्षण की इस पहेली को सुलझाना। ये है क्या, ये क्यों जरूरी है, और एक अच्छा शिक्षक असल में करता क्या है। सही। हम रटी रटाई परिभाषाओं से आगे बढ़कर इसकी आत्मा को समझना चाहते हैं, और यहीं से एक दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत कहते हैं कि पढ़ाना सिर्फ जानकारी देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो इंसानी मूल्यों को गढ़ती है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। शिक्षण का दिल है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का वो संवाद, कनेक्शन। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समाज, संस्कृति और मानवीय रिश्तों के साथ लगातार बदलता रहता है। इसीलिए आज जो शिक्षण प्रभावी है वो शायद 20 साल पहले नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। आज के दौर में पढ़ाने का मतलब दिमाग में जबरदस्ती जानकारी ठूंसना तो नहीं रहा। नहीं, वो दौर गया। जोर इस बात पर है कि विद्यार्थी खुद सीखना सीखें। और इस खेल में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं: टीचर, स्टूडेंट और जो पढ़ाया जा रहा है, यानी पाठ्यक्रम। हाँ, पाठ्यक्रम। मुझे लगता है ये एक तरह से 3 टांगों वाली कुर्सी है। एक भी टांग हटी तो संतुलन बिगड़ जाएगा। बेहतरीन एनालॉजी है। और इसी संतुलन को अलग-अलग विचारकों ने अपने-अपने तरीके से समझाया है। जैसे क्लार्क कहते हैं कि शिक्षण वो है जिससे विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव आए, मतलब परिणाम ही सब कुछ है। अच्छा। वहीं बीओ स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण वो है जो सीखने के लिए मोटिवेट करे या प्रक्रिया पर जोर है। और फिर एनएल पेज आते हैं जो कहते हैं कि शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी। यहीं पर मैं थोड़ा अटकती हूँ। पढ़ाना तो मुझे हमेशा से कला ही लगी है। हर टीचर का अपना अंदाज होता है। ये विज्ञान शब्द इसे थोड़ा मशीनी नहीं बना देता? ये एक बहुत आम सवाल है। देखिए, ये कला है क्योंकि ये अनुभव और इंट्यूशन पर आधारित है। जी। एक शिक्षक कैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट को कहानी में बदल देता है या एक उदास बच्चे का मूड पहचान लेता है, ये सब कला है। सही बात है। लेकिन ये विज्ञान भी है क्योंकि इसके पीछे एक ढांचा है, एक सिस्टम है। इसमें प्लानिंग होती है, तय तरीकों से उसे लागू किया जाता है और फिर मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन होता है। अच्छा, मूल्यांकन। हाँ, कि जो सिखाया वो कितना पहुंचा। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिविटी है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिविटी, ये अच्छा शब्द है। तो हमने समझा कि शिक्षण की प्रकृति कितनी बहुआयामी है, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया का आखिर मकसद क्या है? व्हाट्स द एंड गोल? स्रोत इसके बहुत साफ उद्देश्य बताते हैं और वो सिर्फ परीक्षा पास करने से कहीं आगे हैं। जैसे कि पहला, सामाजिक और मानवीय मूल्य विकसित करना। दूसरा, बौद्धिक विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण करना। तीसरा, जीविका कमाने के काबिल बनाना। चौथा, बदलते हालात से तालमेल बिठाना सिखाना। और शायद सबसे जरूरी, आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना पैदा करना। ये तो जीवन के लक्ष्य हैं, सिर्फ अकादमिक नहीं। बिल्कुल। और इन लक्ष्यों को पाने के लिए एक शिक्षक को सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक दोस्त और दार्शनिक की भूमिका भी निभानी पड़ती है। सही कहा। माहौल ऐसा हो जहां हर कोई अपनी बात रख सके, सवाल पूछ सके, तभी तो असली सीखना होगा, है ना? बिल्कुल। इसे ही संवेगात्मक स्थिरता कहते हैं। एक शांत और सकारात्मक माहौल में दिमाग बेहतर तरीके से सीखता है। अब हमारे स्रोत शिक्षण को कई तरीकों से बांटते हैं और यहाँ चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। शासन व्यवस्था, सीखने का स्तर, प्रबंधन, कई आधार हैं। हाँ, ये लिस्ट काफी लंबी है। सब पर बात करेंगे तो शायद सुबह हो जाएगी। मुझे लगता है कि इनमें से अधिगम स्तर यानी सीखने के लेवल वाला वर्गीकरण सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये सीधे क्लासरूम की हकीकत से जुड़ा है। चलिए इस पर थोड़ा और वक्त बिताते हैं। बिल्कुल। यह वर्गीकरण शिक्षण की रीढ़ है। इसमें 3 स्तर हैं। सबसे निचला है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर, इसका सीधा मतलब है रटना, पहाड़े रटना, तारीखें रटना। इसमें क्यों और कैसे की कोई जगह नहीं होती। हम सबने स्कूल में वो दोस्त जरूर देखा है जो परीक्षा से एक रात पहले सब कुछ रट लेता था और टॉप करता था, पर 2 दिन बाद सब भूल जाता था। एकदम, वो स्मृति स्तर पर काम कर रहा था। अच्छा। दूसरा और इससे बेहतर स्तर है अवबोध स्तर,
ये समझने का स्तर है। अवबोध। हाँ, यहाँ विद्यार्थी सिर्फ रटता नहीं बल्कि विषय की प्रकृति को समझता है। वो उदाहरणों और गैर उदाहरणों में फर्क कर पाता है। जैसे वो ये समझता है कि हर 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता नहीं होता। यहाँ कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है। और सबसे ऊंचा स्तर? वो है विमर्शी स्तर। ये क्रिटिकल थिंकिंग का स्तर है। यहाँ विद्यार्थी सीखी हुई जानकारी का विश्लेषण करता है, उसकी आलोचना करता है और उस ज्ञान का इस्तेमाल करके किसी नई समस्या का समाधान खोजता है। यह ज्ञान का उच्चतम रूप है। ज्ञान का निर्माण करना, सिर्फ उसे ग्रहण करना नहीं। बिल्कुल। ये तो साफ है कि हमारा शिक्षा तंत्र अक्सर पहले 2 स्तरों, खासकर स्मृति स्तर पे ही अटका रह जाता है। दुर्भाग्य से, हाँ। वैसे दूसरे वर्गीकरण भी है, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक। इन्हें कैसे समझें? इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। स्कूल कॉलेज जाना औपचारिक यानी फॉर्मल शिक्षा है। सब कुछ पहले से तय है, समय, जगह, सिलेबस, परीक्षा। ठीक है। घर पर अपने बड़ों से कुछ सीखना अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल है। इसका कोई नियम कानून नहीं है। और तीसरा? और इन दोनों का मिश्रण है निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स, उसका एक सिलेबस है, परीक्षा भी होगी। ये फॉर्मल जैसा हुआ जी। लेकिन आप उसे रात को 2 बजे अपने घर से भी कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल जैसा हुआ। डिस्टेंस एजुकेशन इसी में आता है। ये तो बहुत साफ हो गया। अच्छा, श्रोत, जेरोम ब्रूनर और शिक्षण के सिद्धांतों की भी बात करते हैं। ये सिद्धांत और सूत्र क्या है? क्या ये किसी तरह की रेसिपी बुक है जो टीचर को फॉलो करनी होती है? रेसिपी बुक तो नहीं, लेकिन इन्हें आप गाइडलाइंस कह सकते हैं। जैसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि सीखने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। हाँ, ये तो है। या रुचि का सिद्धांत जो कहता है कि विषय को दिलचस्प बनाओ। ये बहुत स्वाभाविक बातें लगती हैं, लेकिन क्लासरूम में इन्हें लागू करना एक कला है। और शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब क्या है? ये असल में दिमाग के काम करने का नेचुरल तरीका है। अच्छा। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब है कि आप बच्चे को वो पढ़ाना शुरू करें जो वो पहले से जानता है, और फिर उसे नई जानकारी से जोड़ें। कोई उदाहरण? अगर आप सौरमंडल पढ़ा रहे हैं तो सीधे प्लूटो से शुरू नहीं करेंगे। आप धरती से शुरू करेंगे जिसके बारे में वो जानता है। हाँ, सही बात है। इसी तरह सरल से जटिल की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले वो चीजें सिखाओ जिन्हें छुआ या देखा जा सकता है, जैसे सेब, और फिर फल जैसी अमूर्त अवधारणा पर आओ। ये सिद्धांत और सूत्र तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक टीचर इन्हें असल क्लास में लागू कैसे करता है? क्या वो बस क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू कर देता है, या इसके पीछे भी कोई प्लानिंग होती है, कोई स्टेप्स होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। शिक्षण एक 3 चरणीय प्रक्रिया है। 3 फेज होते हैं इसमें। 3 फेज? पहला फेज है पूर्व तत्परता अवस्था, यानी पढ़ाने से पहले का फेज। ये पूरी तरह प्लानिंग का है। टीचर तय करता है कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, और कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने सीखा है या नहीं। ये तो टीचर का होमवर्क हुआ। हाँ बिल्कुल, ये होमवर्क है जो टीचर क्लास में आने से पहले करता है। फिर दूसरा फेज क्लास के अंदर होता होगा। हाँ, दूसरा फेज है अंतः प्रक्रिया अवस्था, यानी क्लासरूम के अंदर का एक्शन। यहाँ सवाल जवाब होते हैं, गतिविधियां होती हैं, टीचर बच्चों की मुश्किलों को समझता है। ये शिक्षण का सबसे जीवंत हिस्सा है। और तीसरा फेज? तीसरा है तत्परता के बाद की अवस्था, यानी पढ़ाने के बाद का फेज। इसका सीधा मतलब है मूल्यांकन या फीडबैक। यहाँ टीचर देखता है कि जो उद्देश्य लेकर वो क्लास में आया था वो पूरे हुए या नहीं। क्या बच्चों के व्यवहार में वो बदलाव आया जिसकी उम्मीद थी? टेस्ट, क्विज, प्रोजेक्ट्स, ये सब इसी का हिस्सा हैं। बिना इस तीसरे फेज के शिक्षण अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। इस पूरी प्रक्रिया में मोटिवेशन की क्या भूमिका है? ये तो सब जानते हैं कि ये जरूरी है, पर श्रोत इसे लेकर क्या कहते हैं? श्रोत कहते हैं कि मोटिवेशन 2 तरह का होता है, बाहरी और भीतरी। बाहरी और भीतरी? बाहरी मोटिवेशन है इनाम या सजा का लालच या डर, जैसे होमवर्क कर लो तो टॉफी मिलेगी। छोटी कक्षाओं में ये काम करता है। और ऑफिस में बोनस भी तो यही है। बिल्कुल, ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है। दूसरा है भीतरी मोटिवेशन, जो अंदर से आता है, कुछ नया जानने की इच्छा, किसी काम में मजा आना। अच्छा। मनोविज्ञान कहता है कि असली और स्थायी बदलाव भीतरी मोटिवेशन से ही आता है। इसलिए एक टीचर की तारीफ, एक शाबाश बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो बच्चे की भीतरी प्रेरणा को जगाता है। हमारे स्रोत में रॉबर्ट गेने की किताब द कंडीशंस ऑफ लर्निंग का भी जिक्र है। उन्होंने सीखने को 8 स्तरों में बांटा है। क्या हमें ये 8 स्तर याद करने की जरूरत है? नहीं,
8 स्तरों को रटने की जरूरत नहीं है। गेने का ये जो पदानुक्रम है वो असल में एक बहुत सरल बात कहता है क्या? कि आप किसी को सीधे रॉकेट साइंस नहीं सिखा सकते। सीखने की सीढ़ियां होती हैं। इसकी शुरुआत होती है संकेत अधिगम से, जैसे ट्रैफिक लाइट देखकर रुकना। फिर धीरे धीरे आप शब्द सीखते हैं, वाक्य बनाते हैं, चीजों में फर्क करना सीखते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, नियम सीखते हैं, और तब जाकर आप सबसे ऊंची सीढ़ी यानी समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। तो ये सीखने का एक नेचुरल फ्लो है, सरल से जटिल की ओर। बिल्कुल। ये तो सीखने की पूरी यात्रा का एक नक्शा जैसा है। आखिर में स्रोत शिक्षण के 3 चर या वेरिएबल्स की बात करते हैं: स्वतंत्र, परतंत्र और हस्तक्षेप। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है थोड़ा, पर इसे एक बावर्ची के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा। बावर्ची यानी शिक्षक। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो तय करता है कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक है। सब्जी यानी विद्यार्थी परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उस पर काम किया जाएगा, उसे काटा पकाया जाएगा। और तीसरा चर? तीसरा है मसाला यानी पाठ्यक्रम। यह हस्तक्षेप चर है, इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये शिक्षक और विद्यार्थी को जोड़ता है और तय करता है कि डिश का स्वाद कैसा होगा। इन तीनों के बीच के तालमेल से ही शिक्षण की स्वादिष्ट डिश तैयार होती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये सुनने में अजीब है कि विद्यार्थी परतंत्र यानी डिपेंडेंट है। आज के दौर में तो हम स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग की बात करते हैं, जहां विद्यार्थी ज्यादा एक्टिव होता है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। ये शब्दावली पारंपरिक शिक्षण मॉडल से आई है। आज के प्रगतिशील मॉडल में विद्यार्थी को एक सह निर्माता के रूप में देखा जाता है। सह निर्माता? हाँ, को क्रिएटर। हालांकि संरचना की दृष्टि से शिक्षक अभी भी प्रक्रिया को निर्देशित करता है, इसलिए उसे स्वतंत्र कहा जाता है। लेकिन हाँ, विद्यार्थी की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो गई है। तो अगर आज की इस गहरी बातचीत को समेटें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है। बिल्कुल नहीं। या एक त्रिध्रुवीय, सोद्देश्य और मानवीय प्रक्रिया है, या एक ही साथ कला भी है और विज्ञान भी, जो योजना और रचनात्मकता के संगम से विद्यार्थियों में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि मूल्य और हुनर भी विकसित करती है। और सबसे जरूरी बात, शिक्षण और सीखना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षण तब तक सफल नहीं है जब तक सीखना ना हो। एक प्रभावी शिक्षक वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो है जिसके विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं। ये एक बेहतरीन निष्कर्ष है। और अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। आज की तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब जानकारी गूगल के एक क्लिक पर उपलब्ध है, शिक्षण के इन मूलभूत सिद्धांतों और शिक्षक विद्यार्थी के बीच मानवीय संपर्क की क्या प्रासंगिकता रह जाती है? बहुत जरूरी सवाल है। क्या एक मशीन, चाहे वो कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के इस त्रिध्रुवीय संबंध को कभी पूरी तरह से निभा सकती है?